दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। लोकतांत्रिक देश में कोई भी चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का माध्यम नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का जरिया होता है, जो नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही एहसास कराता है। और चुनाव कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र में परसों शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग होनी है। इस चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम गया। चुनाव भले ही नगर निगम का है, लेकिन इस चुनाव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार को भी मानो पीछे छोड़ दिया हो। 29 शहरी क्षेत्र में होने वाले इस प्रचार में 15 हॉट टॉपिक आपको दिखा रहे हैं। जाति, धर्म, भाषा, हिजाब, हिंदू मुसलमान, मराठी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला। पिछले हफ्ते भर में देश और दुनिया में जो भी टॉप ट्रेंडिंग शब्द रहे, वो महाराष्ट्र के इस चुनाव प्रचार में किसी ना किसी रूप में मुद्दा जरूर बने हैं। नफरती पॉलिटिक्स के मुंबई वर्जन पर आज विस्तार से जनहित में आपको जानकारी देने वाली हूं। प्रचार को कहीं से भी देखकर यह नहीं लगा कि ये चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है। अमूमन इस तरह की चुनाव में लोकल मुद्दे ज्यादातर हावी होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की गलियों में नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों का जोर रहा। आज प्रचार के आखिरी दिन भी तमाम राजनीतिक दलों ने इन्हीं मुद्दों के आसपास अपने अभियान को केंद्रित रखा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह क्षेत्र नागपुर में बाइक रैली के जरिए जोर लगाया, तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई और आसपास के शहरी क्षेत्र पर खासा फोकस किया। ठाकरे बंधुओं ने भी मुंबई का किला बचाने के लिए पूरी ताकत आज झोंक दी थी। तो ओवैसी ब्रदर्स ने मुस्लिम मेयर का मंसूबा साथ लेकर संभाजीनगर और धुले जैसे जिलों में अपना जोर दिखाया है। इस चुनाव की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इसने कई बंधनों को तोड़ दिया, कई टूटे रिश्तों को जोड़ा गया, गड़े सियासी मुद्दों को जिंदा कर दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान जनता नेताओं से ये पूछती रही कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो राजनीतिक दल जो अभी एक दूसरे को जता रहे हैं मैंने प्यार किया, तो चुनाव के बाद ये पूछना आप तय मानिए कि ये नेता एक दूसरे से कहने वाले हैं हम आपके हैं कौन। कहीं बेमेल गठबंधन का मेल हुआ है, तो कहीं विधानसभा के दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। शहर के इस चुनाव में 20 साल की दुश्मनी भूलकर उद्धव और राज ठाकरे अस्तित्व बचाने को एकजुट हुए। जो बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी राज्य की सत्ता में है, वो एकजुट होकर यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही। उत्तर भारतीयों के साथ ही सालों बाद दक्षिण भारतीयों को भी टारगेट किया गया है। मराठी, गैर मराठी के अलावा हिंदू मुसलमान का पूरा नैरेटिव सेट किया गया। विधानसभा और लोकसभा में जो कार्यकर्ता मिलकर एक दूसरे के लिए जी जान लगा रहे थे, वो कार्यकर्ता इस चुनाव में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखे। आज प्रचार के आखिरी दिन 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई के उपनगर कल्याण डोंबिवली में नगर निगम की वोटिंग होनी है। वैसे तो यहां शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनावी मैदान में है, लेकिन वार्ड लेवल पर एकता दिखी नहीं। कई वार्ड में शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हैं, लिहाजा शिंदे के शिवसैनिकों ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाकर जमकर मारपीट की। उम्मीदवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर अंबरनाथ नगर परिषद की है, जहां उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के समर्थक भिड़ गए थे, जमकर मारपीट हुई। सड़क मानो युद्ध का मैदान बन गया। इसको देखकर लगता है कि सब साथ हैं भी और साथ नहीं भी हैं। चुनाव में एक्शन से लेकर ड्रामा, रोमांच, सस्पेंस सब कुछ दिख रहा है। वैसे तो इस नगर निगम चुनाव में आधा दर्जन से ज्यादा किरदार सक्रिय रहे, लेकिन मुख्य रूप से 2 परिवारों ने चुनाव प्रचार को अपने शब्दों से पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। नगर निगम के इस चुनाव में भाइयों की खूब चर्चा हुई है। मराठी के मुद्दे पर ठाकरे ब्रदर्स ने कमान संभाली, तो दूसरी तरफ मुस्लिम मेयर को लेकर ओवैसी ब्रदर्स ने मोर्चा संभाल लिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कई जगहों पर साझा रैलियां की। राज ठाकरे ने पहले से और ज्यादा उग्र होकर गैर मराठियों के खिलाफ जहर उगला। ओवैसी ब्रदर्स की तरफ से मुस्लिम कार्ड खेला गया।
कल तो धुले की एक सभा में छोटे ओवैसी ने ध्रुवीकरण की धार को और हवा देने की कोशिश की। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। उधर ओवैसी की पार्टी ने ही मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनाने का बयान दिया था, जो बाद में प्रधानमंत्री की दावेदारी तक भी पहुंचा दिया। और कल छोटे ओवैसी ने किराएदार और मालिक वाली बात कहकर आखिरी वक्त में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान का टॉपिक सूट करता है, लिहाजा बीजेपी के नेताओं की ओर से जवाब में जमकर भड़काऊ बयानबाजी की गई। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। पूरे 29 महापालिका में हमको जय श्री राम बोलने वाले ही मेयर आपको बैठे हुए दिखेंगे। आई लव महादेव के विचार के ही महापौर बैठने चाहिए। हर जगह भगवामय वातावरण आपको दिखेगा। नेताजी ने हरे रंग को लेकर भी खूब टिप्पणी की है। वैसे बीजेपी और ओवैसी ने पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान के एंगल से लड़ा, तो ठाकरे परिवार ने गैर मराठियों को टारगेट करके। कल ही मैंने आपको जनहित में बताया था कि राज ठाकरे सिर्फ उत्तर भारतीयों को ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीयों को भी अपने सियासी फायदे के लिए निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी नेता के लिए उन्होंने अपशब्द तक कह डाले। साल 1966 में तब के शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने मुंबई से बाहरी भगाने के लिए सबसे पहले दक्षिण भारतीयों को टारगेट करना शुरू किया था। तब हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा दिया गया था। अब 60 साल के बाद ठाकरे परिवार ने उस जिन्न को फिर से जिंदा किया है। अन्नामलाई के बहाने साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारतीयों को निशाने पर लिया है, क्योंकि अस्तित्व का संकट है और यहां पर दोनों भाइयों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। यहां तक कि अब लुंगी पहनने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का भी उद्धव की शिवसेना की ओर से मजाक बनाया जा रहा है। इन दिनों रविंद्र चव्हाण कई कार्यक्रम में साउथ इंडियन गेटअप में दिखाई दे रहे हैं, तो शिवसेना ने सामना में तस्वीर लगाकर रसमलाई इफेक्ट जैसे शब्दों से तंज कसा है। बकायदा लुंगी पर लंबा चौड़ा संपादकीय लिख डाला। बीजेपी और ठाकरे परिवार की सियासी लड़ाई अब सीधे सीधे लुंगी यानी साउथ इंडियन ड्रेस पर आकर टिक गई है। आखिरी दिन दोनों तरफ से लुंगी वॉर शुरू हो गया। उद्धव की पार्टी ने रविंद्र चव्हाण की तस्वीर पर तंज कसा, तो रविंद्र चव्हाण ने आदित्य ठाकरे की लुंगी वाली तस्वीर पोस्ट करके पलटवार कर दिया। मुंबई में वैसे तो साउथ इंडियन वोटर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो राजनीति मुंबई में लुंगी के खिलाफ हुई है, बीजेपी इसे तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव तक ले जाने की कोशिश जरूर करने वाली है। अब जरा बीएमसी के वोटों का समीकरण आपके सामने रखते हैं, जिसको आपको समझना जरूरी है। 38% मराठी वोटर हैं, मुसलमान 19%, उत्तर भारतीयों की तादाद 17%, गुजराती मारवाड़ी वोटर 15% हैं, अन्य करीब 11%। इनमें दक्षिण भारतीय बंगाली क्रिश्चियन भी शामिल हैं। साउथ इंडियन के खिलाफ इस लुंगी वाली लड़ाई के बीच मुंबई के अलग अलग इलाकों में उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से पोस्टर लगवाए गए, जिस पर लिखा था न बटेंगे न बिकेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के दफ्तर के बाहर भी इस पोस्टर को लगाया गया, जिसे बाद में पुलिस ने हटा दिया। दर्शकों को यहां यह बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र में कुल 29 नगर निगम में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये सारी की सारी लड़ाई है। मुंबई और आसपास के 9 नगर निगम में भी वोटिंग है। 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, 16 जनवरी को गिनती होगी और करीब 3.5 करोड़ वोटर इस चुनाव में वोट डालने वाले हैं। महाराष्ट्र में ये जो नगर निगम का चुनाव है, इसमें वोटर अपने वार्ड से पार्षद चुनेंगे। जिस दल के ज्यादा पार्षद चुनाव जीतेंगे, उस दल का मेयर उस शहर में बन जाएगा। वैसे ये चुनाव हो तो रहे हैं 29 शहरों में अपना मेयर चुनने के लिए, लेकिन देश की निगाहें मुंबई शहर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि समंदर का ये शहर माया नगरी, इस शहर से सिर्फ मुंबई के लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश का नाता है। फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति इस शहर में रहते हैं, जो चुनाव में वोट डालेंगे। अब मैं आपको मुंबई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप अब तक नहीं जान रहे होंगे। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के मुताबिक मुंबई एशिया में सबसे खुश रहने वाला शहर है। दुनिया में इसकी रैंकिंग इस खुशहाली के पैमाने पर 5वें नंबर पर आती है। वैश्विक जीवन योग्यता रैंकिंग में मुंबई दुनिया के 173 प्रमुख शहरों में 121वें नंबर पर है।
शिक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों के अनुकूल देखें तो मुंबई दुनिया के 100 टॉप शहरों की लिस्ट में शामिल है। ग्लोबल पावर सिटीज की रैंकिंग में मुंबई दुनिया में 48वें नंबर पर है। मुंबई नगर निगम का चुनाव 2022 से ही पेंडिंग चल रहा था। पिछली बार यहां शिवसेना का मेयर था। इस नगर निगम पर 25 सालों से ठाकरे परिवार का ही कब्जा रहा है। बीजेपी इस बार अपना मेयर बनाना चाहती है, क्योंकि आज तक मुंबई शहर में बीजेपी अपना मेयर कभी बना नहीं पाई। अब बीएमसी की अहमियत इसी बात से आप समझ लें कि देश के 9 राज्यों से ज्यादा का बजट बीएमसी का है। बीएमसी का बजट 74.42 हजार करोड़ का है, जबकि अलग अलग राज्यों के आंकड़े अगर आपके सामने रखें, हिमाचल प्रदेश का देखिए 58,000 करोड़, अरुणाचल प्रदेश का 39,000 करोड़, त्रिपुरा का तकरीबन 32,000 करोड़, मेघालय का 30,000 करोड़ के आसपास, मणिपुर का 29,000 करोड़, गोवा का तकरीबन 28,000 करोड़, नागालैंड 24,000 करोड़, सिक्किम 16,000 करोड़, मिजोरम 15,000 करोड़ का। यानी कि देश के 9 ऐसे राज्य हैं, छोटे बड़े सबको मिलाकर, जिनके बजट से कहीं ज्यादा बीएमसी का ये सालाना बजट है। यही वजह है कि मुंबई नगर निगम पर कब्जे के लिए बीजेपी शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है और हर वर्ग के वोटरों का साथ चाहिए। इसीलिए देश भर के नेताओं को बुला बुलाकर पार्टी अपना प्रचार करवा रही है। अब परसों वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम चुका है। अब आगे बीएमसी में किसकी होगी जीत, किन मुद्दों पर की जाएगी वोटिंग, किसके दावे का दिखेगा दम, उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय की लड़ाई के बीच मराठी मानुष किस करवट बैठता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के संवाद पर उठे विवाद की। चीन की इकलौती सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं की एक टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है। इस दौरान सीपीसी के नेताओं ने कल बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया, संघ के नेताओं के साथ मीटिंग की। मुलाकातों का यह दौर ऐसे वक्त में चल रहा है जब लद्दाख की शख्सगाम घाटी पर भारत और चीन में नया तनाव पैदा हो गया है। हमारी शख्सगाम घाटी के अवैध कब्जे वाले इलाके पर चीन गैर कानूनी निर्माण कर रहा है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय और सेना ने कड़ा ऐतराज जताया है। ऐसे माहौल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की दिल्ली में संघ और बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर देश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। कांग्रेस आग बबूला है। विपक्ष की ओर से सरकार और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शख्सगाम घाटी पर तनाव की बात करें उससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी आरएसएस नेताओं की मुलाकात के अंदर की कहानी जरा आप जान लें। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के आरएसएस मुख्यालय में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। बताया जा रहा है बैठक की गुजारिश चीन की ओर से ही की गई थी। कल सीपीसी के नेताओं ने बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी के महासचिव अरुण सिंह और विदेश मामलों के प्रभारी डॉक्टर विजय चौथाईवाले से मुलाकात की। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की अगुवाई सुन हयान कर रही हैं। उनके साथ बीजेपी नेताओं से मुलाकात में भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग भी मौजूद रहे। बीजेपी के मुताबिक इस मुलाकात में बीजेपी और सीपीसी के बीच आपसी संवाद बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन इस मुलाकात पर कांग्रेस को गहरी आपत्ति है। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हल्ला बोला। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जिनको लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया गया, जबकि बीजेपी खुलेआम हुई इस मुलाकात पर कांग्रेस के सवाल को फिजूल करार दे रही है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से। हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? 1000 स्क्वायर किलोमीटर पिछले कुछ दिनों में जो है इंडियन ट्रूप्स जो हैं दोबारा वहाँ पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, जो 1962 से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ हम बहुत खुल के करते हैं। पिछले कुछ दिनों में
पिछले कुछ दिनों में फ़्लाइट्स भी आरंभ हुई हैं, ट्रेड पर भी बात चल रही है। हम चोरी छुपे कोई ऐसा MOU नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की बीजेपी और आरएसएस नेताओं से मुलाकात पर कांग्रेस को पलटवार का मौका मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीसी में करीब 18 साल पहले एक करार हुआ था, जिसे लेकर बीजेपी अक्सर कांग्रेस को घेरती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के करार की कहानी क्या है, अब जरा वो भी जान लें। 7 अगस्त 2008 को चीन की राजधानी बीजिंग में कांग्रेस और सीपीसी के बीच MOU हुआ था। इस करार पर कांग्रेस की ओर से तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी और सीपीसी की ओर से उस वक्त के चीन के उपराष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने दस्तखत किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस करार का मकसद बताया जाता है कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में उच्च स्तरीय सूचना और सहयोग का आदान प्रदान। इसके साथ ही अहम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श। कांग्रेस और सीपीसी में MOU के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल हुई थी। इस करार की NIA से जांच की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिका की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट को सही मंच बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में करार पर ताज्जुब भी जताया था। तो 2008 में बीजिंग में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में MOU हुआ, जबकि 2026 में दिल्ली में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। इसमें बीजेपी और सीपीसी में आपसी संवाद बढ़ाने पर बात हुई। 2008 में भारत में कांग्रेस की अगुवाई में UPA सरकार थी। आज बीजेपी के नेतृत्व में NDA सत्ता में है। तब कांग्रेस पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। अब कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। अब बात शख्सगाम विवाद की कर लेते हैं, जिस पर पिछले 5 दिन से भारत और चीन में जुबानी तनातनी जारी है। सबसे पहले हमारे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का शख्सगाम पर चीन को 2 टूक पैगाम सुने, फिर इस विवाद का पूरा किस्सा आपके सामने रखेंगे। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued this statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. सेनाध्यक्ष से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय भी चीन और दुनिया को शख्सगाम घाटी का सच बता चुका है। बावजूद इसके विस्तारवादी चीन इसे झुठलाने में जुटा हुआ है। शख्सगाम घाटी लद्दाख के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में काराकोरम रेंज से भी उत्तर की ओर बहुत ऊंचाई पर स्थित घाटी है। अभी इस इलाके पर चीन का अवैध कब्जा है, जबकि सच यह है कि शख्सगाम भारत के अभिन्न अंग लद्दाख का हिस्सा है। 1947-48 में पाकिस्तान ने इस इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था और फिर 5180 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके को 1963 में सीमा समझौते के नाम पर चीन के हवाले कर दिया गया। लेकिन चीन पाकिस्तान का यह समझौता पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि शख्सगाम समेत पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन भी हमारा है। शख्सगाम में चीन हर मौसम में इस्तेमाल होने लायक सड़क बना रहा है। मूल रूप से भारतीय इलाके में चीन का यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। शख्सगाम घाटी काराकोरम दर्रे और भारत की सबसे ऊंची युद्धभूमि सियाचिन के बिल्कुल नजदीक है, जो भारत के सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। ऐसे में अगर चीन शख्सगाम घाटी में बुनियादी ढांचा खड़ा करता है तो इस क्षेत्र में उसकी गतिविधियां बढ़नी तय हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने शख्सगाम घाटी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी पूरी तरह से गैर कानूनी और आपत्तिजनक करार दिया है। Chinese infrastructure build-up in via CPEC, as also in Shaksgam Valley. Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. लेकिन शख्सगाम पर चीन की दादागिरी कायम है। ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के भारतीय दौरे के बीच कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर सरकार की ओर से भी तीखा जवाब दिया गया। जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर कल ही
बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? ये जानना तो देश का हक है। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस पर संज्ञान लिया है। कोई भी इस प्रकार की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश पर भी जो ये पहले इस प्रकार की बातें करता रहा है, तो चाइना को ये समझना चाहिए 1962 का भारत नहीं है, 2026 का भारत है। ये बात सच है कि अभी का भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है, न्यू इंडिया। लेकिन सच ये भी है कि चीन की छल नीति वही पुरानी है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत की मौजूदा चीन नीति क्या है। इस पर विदेश मामलों की जानकार रुबिंदर सचदेव की बातों को आपको गौर से जरूर सुनना चाहिए। चाइना इस समय हमारा भारी भरकम ट्रेड पार्टनर है। हमें अपनी जीडीपी अगर बढ़ानी है 7, 8, 9%, तो हमें चाइना के इंजीनियरिंग गुड्स चाहिए। टूरिस्ट को पिछले 5 साल से वीजा नहीं दे रहे थे, अब हमने ओपन कर दिया है। हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन कर दी है। कैलाश मानसरोवर के लिए चाइना फिर कोऑपरेट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से दोनों पक्ष इंच बाय इंच अपने रिश्तों को एक नॉर्मलसी की तरफ लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब चीन के साथ उतार चढ़ाव वाले ये रिश्ते आगे किस रूप में बढ़ेंगे, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनहित में खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए अब वो खबर आपके सामने रखेंगे जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस से जुड़े 1,20,00,000 लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। आज से अगर आप किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी या ई-कॉमर्स ऐप से कुछ ऑर्डर करेंगे तो पलक झपकते ही खाना या सामान आपके हाथों में नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों स्विगी, जोमैटो, जेप्टो और ब्लिंकिट के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद फास्ट डिलीवरी सर्विस को बंद करने का फैसला लिया गया। बैठक के दौरान श्रम मंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि वो अपने ऐप से 10 मिनट में डिलीवरी वाले दावे हटा दें और अपने प्रचार में भी फिक्स टाइम डिलीवरी के दावे ना करें। इस दखल के बाद अब कंपनियों ने भरोसा दिया है कि वो अपने ऐप से जल्द फास्ट डिलीवरी वाले दावे हटा लेंगी। अब सवाल यह है कि सरकार को आखिर ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों पर नकेल डालने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब जानिए। असल में क्विक डिलीवरी के चक्कर में हादसे लगातार बढ़ते जा रहे थे। आज ही चंडीगढ़ में एक डिलीवरी बॉय की सड़क हादसे में मौत हो गई। तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं जिन्हें हम साफ साफ दिखा नहीं सकते। हफ्ते भर पहले हैदराबाद में भी एक डिलीवरी बॉय बस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा, जबकि दिसंबर महीने में पंजाब के फिरोजपुर में एक डिलीवरी बॉय की बाइक टकराने पर कार सवार बदमाशों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, क्योंकि जल्द से जल्द ये डिलीवरी पहुंचाने की कोशिश में लगे थे। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में आप सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को देश के सामने रखा और सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी। अब जब आज डिलीवरी बॉय की सुरक्षा से जुड़े इस बड़े फैसले को इस रूप में सामने आया तो राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की इसे बड़ी जीत करार दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी, और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज उठाई उसी से संभव हो पाया। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि इस मुद्दे को ज्यादातर राघव चड्ढा की ओर से उठाया गया था और अब ये बड़ा फैसला सामने आ गया है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ेंगे आगे और अब बात अमेरिका से आई उस खबर की जिसने भारत समेत दुनिया के उन तमाम देशों का सिरदर्द बढ़ा दिया जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। दरअसल कई दिनों से ईरान को धमका रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ट्रेड पार्टनर देशों पर अपना टैरिफ वाला बम फोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह एक पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के ट्रेड पर तत्काल प्रभाव से 25% का टैरिफ देना होगा। ये आदेश अंतिम और निर्णायक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कई दिनों से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं।
इसी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिका आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ना चाहता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के व्यापारिक साझेदार देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर ईरान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। और अब वीडियो ऑफ द डे। गणतंत्र दिवस के मौके पर एट होम रिसेप्शन के लिए राष्ट्रपति भवन ने मेहमानों को खास इनविटेशन भेजा है। इस निमंत्रण पत्र के जरिए अष्टलक्ष्मी राज्यों के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों की कला को दिखाया गया है। अष्टलक्ष्मी राज्यों में असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम आते हैं। निमंत्रण पत्र के डिजाइन के जरिए कला और विरासत को खूबसूरती से दिखाया गया है। और अब आज का जनहित मंत्र। लोगों को तब फर्क पड़ना शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।